नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के प्रोग्राम आमने सामने में हम आज एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जो बैक वक्त शायर भी है, माहिर भी है, सनतकार भी है और एक अच्छा इंसान भी है, जो गैर मामूली अदबी ज़ौक़ रखता है। हम इस शायर का आपसे तारुफ कराने से पहले एक शेर कहना चाहते हैं। मेरी गज़लों में मेरा तर्ज सुखन भी देखो, मेरी गज़लों में मेरा तर्ज सुखन भी देखो, मेरे जज्बात, मेरे अफकार, मेरा फ़न भी देखो। आज अपने फ़न से, अपने जज्बात से, अपने अफकार से वाकिफ़ करवाने के लिए आए हैं महाराष्ट्र के ज़िले औरंगाबाद के गिरीश वसंतराव मार्गे साहब। ये शायर भी हैं जैसा कि मैंने पहले कहा है, और अच्छे मुसव्विर भी हैं, और इन्होंने दुनिया के तकरीबन 80 से ज़ायद मुल्कों का दौरा भी कर लिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके हैं। बहरहाल हम आपका खैर मकदम कहते हैं गिरीश वसंतराव मार्गे साहब जी नमस्ते। जी जी, और हैदराबाद में आपका खैर मकदम है और सियासत के स्टेडियम में आपका खैर मकदम है। और आपको तो ये भी अंदाज़ा होगा कि हैदराबाद शहर मोहब्बतों का, मुरवतों का, हमदर्दियों का शहर है, और यहाँ पर जो भी आया मोहब्बतें समेट कर लेके गया है। बहरहाल हम आज हैदराबादियों को और यहाँ किसे हिंदुस्तान भर में और दुनिया भर में जो सियासत टीवी के नाज़रीन हैं उन्हें बताते हैं कि वसंत राव यानी हमारे गिरीश वसंत राव मार्गे ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। जी हमारे गिरीश साहब, क्या आपके जो 2 किताबें आई हैं, 3 किताबें जो आई हैं, उसमें तस्वीर सुखन जो पहला किताब थी उसके 2 एडिशन निकल चुके हैं, तो उसमें आपने कई एक सब्जेक्ट्स का या मौज़ूआत का अहाता किया है। तो हम उन मौज़ूआत पे जाने से पहले आपसे के बारे में ये पूछना चाहते हैं कि उर्दू शायरी के बारे में, या उर्दू शायरी या उर्दू नज़म हो या गज़ल हो, उसका शौक़ आप में कैसा पैदा हुआ? जी हुआ ऐसे कि मैं उर्दू नज़में और गज़लें और काफ़ी उर्दू लिटरेचर पहले से पढ़ता था। जी जी। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी मिडल ईस्ट में भी ट्रैवल कर चुका हूँ। जी जी। और मेरे काफ़ी दोस्त है, टर्की में है, सऊदी अरेबिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। जी जी। और काफ़ी अलग अलग मुख्तलिफ मुल्कों में हैं। जी जी। और उनके फैमिली के साथ में, उनके साथ में बातें करते करते मुझे अलग अलग ज़ुबानें और उसके बारे में पढ़ने का शौक़ लगा। जी जी। और मैं लिखना तो मैंने अभी 2 साल में चालू किया। जी जी। और तब तक काफ़ी मैं पढ़ते रहा, मतलब इनकमिंग काफ़ी था। और कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपना कुछ लिख सकूं अपने हाथ से या अपने जहन से। जी जी। लेकिन मैं एक इंजीनियर होने के नाते इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और मेरा अपना औरंगाबाद में कारोबार है। हम लोग हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स बनाते हैं। जी जी। और उसी सिलसिले में मैं पूरी दुनिया का सैर सपाटा करता हूँ। जी जी जी। और मेरी ये पहली किताब जो तस्वीर सुखन है, जी जी, तो उसमें मैंने, जैसा हम लोग क्रिएटिव काम करते हैं टेक्निकल में, जी जी, टेक्नोलॉजी में, जी जी, तो वैसे मैंने सोचा कि क्यों ना नज़्म और गज़लों को थोड़ा सा एक अलग हटके उसको रूप दे। और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद एक आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटिंग भी करता हूँ, लेकिन ये कारोबार की वजह से समय नहीं मिलता तो ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ आजकल। जी जी। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मुल्कों के अलग अलग मुल्कों के जो फेमस आर्टिस्ट है उनके वाटर कलर पेंटिंग्स का मुझे शौक़ ज़्यादा था, वो और नज़्म उस सब्जेक्ट की, उस मौजू की एक साथ मिलाया जाए उसको, और एक नया कुछ क्रिएशन किया जाए उसमें। यानी जो अदब का ज़ौक़ रखते हैं उन लोगों को एक नई चीज़ पेश की जाए। जी। यानी तख्लीक़ी सलाहियतों का, यानी क्रिएटिविटी का आपने बहुत अच्छे अंदाज में यानी पेश करने में कामयाब रहे आप। मुबारकबाद है उसके लिए। जैसा कि इंसान कुछ लिखना चाहता है तो किसी को पढ़ता है। मिसाल के तौर पर आपने एक दौरान गुफ्तगू बताया कि आपने गुलजार साहब को पढ़ा है, आपने खुशवंत सिंह को पढ़ा है, आपने निदा फाजली को पढ़ा है, और आपने बशर नवाज़ को भी पढ़ा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि बशर नवाज़ औरंगाबाद से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और आप भी औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो उर्दू की तरफ तवज्जो दी है, तो उर्दू में ऐसी क्या बात थी जो ख़ास तौर पर आपने हिंदी के बाद उर्दू पर तवज्जो दी? उर्दू, जब मैं टर्की गया था कुछ कारोबार से, और मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड है टर्की में,
वहाँ पे मुझे मैंने पहली बार जब उर्दू लफ्ज़ पे तवज्जो दी, जी जी वो ऐसा हुआ कि मैंने कहीं पे पढ़ा कि उर्दू नाम का एक बोर्ड लिखा था वहाँ पे। जी जी और फिर मेरे दोस्त को मैंने पूछा है भाई ये तो उर्दू और उर्दू सिमिलर लगते हैं। जी जी तो फिर उन्होंने कहा कि उर्दू मतलब छावनी या जो लश्कर। लश्कर जो होता है। जी जी और फिर बाद में मैंने जब पढ़ा किताबों में कि लगा उसमें पुराने ज़माने में जब अलग अलग मुल्क के जो सिपाही है जी जी एक साथ कोई छावनी में आते थे जी जी और एक कॉमन ज़ुबान बोलने का उनका एक कोशिश रहती थी और सब ने मिला के फिर एक ये कोशिश की और वो मेरे ख्याल से उसमें से फिर पर्शियन में से रेख्ता उर्दू और ब्रज भाषा उसमें मिक्स हो गई। तो मुझे अलग अलग ज़ुबानों में और उसका जो ओरिजिन है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। तो पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज मुझे बहुत तहज़ीब की लगी जी जी और अदब और तहज़ीब की लगी। जी, तो मैंने सोचा कि उसमें हम लोग कुछ काम करें और कुछ ऐसा काम करें जो शायद ही कभी अभी तक किसी ने किया हो, थोड़ा हट के अलग से। हो सकता है कि लिटरेचर वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन मेरे जो तजुर्बे थे अभी तक के वो मैं अपने वो पेपर में लिखना जी जी चाहता था। और उसके साथ में जो पेंटिंग्स है उसको जोड़ के क्या किया जाए। फिर ऐसा एक सोचा कि और एक दूसरा क्रिएशन किया जाए जो देवनागरी पढ़ते हैं जी जी और उर्दू नहीं समझ पाते। जी जी तो क्यों ना एक साथ ही एक बुक में उर्दू और हिंदी एक साथ ही लिखा जाए। जी जी तो मेरी ये बुक में मैंने उर्दू और हिंदी का मिलाप किया है। जी जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह गिरीश साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उर्दू को पेश किया, हिंदी को पेश किया। वैसे भी उर्दू और हिंदी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये एक आपस में एक दूसरे की बहनें हैं और ये हमारे मुल्क की ज़बान है। और लोग कहते हैं कि उर्दू का क्या ताल्लुक़, उर्दू का ताल्लुक़ तो जन्म जो हुआ है उर्दू की जो पैदाइश है वो हिंदुस्तान में हुई है और हिंदुस्तानी उर्दू है। और मैं समझता हूँ कि गिरीश साहब ने उर्दू को और हिंदी को जिस तरीके से जिस यानी गैर मामूली अंदाज में पेश किया वो बहुत बड़ी बात है। आप ये देखें कितनी प्यारे अंदाज में उन्होंने पेश किया है, क्योंकि वो मुसव्विर भी हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं। और जैसा कि उन्होंने बात की है कि ट्रांसफार्मर और जो सर्किट होते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उर्दू अदब को अदब का एक नया ट्रांसफार्मर पेश कर दिया है, ऐसा लगता है मुझे। जी जी बहुत जी जी जी। और गिरीश साहब, आपने पहले गुफ्तगू के दौरान ये बताया कि आपके वालिद साहब वसंत राव जो हैं वो उस्मानीन हैं, यानी उस्मानिया से वो पढ़ चुके हैं और उर्दू का जो तरफ जो रागिब हुए हैं आप, वो एक वजह आपके वालिद साहब भी है। हाँ, मैं वैसे नांदेड़ ज़िले का रहने वाला हूँ। हमारी वहाँ के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव है, छोटा सा कस्बा है। मैंने अपने किताब में भी देहाती ज़िंदगी पे भी कुछ नज़में लिखी है। तो मेरे पिताजी का ग्रेजुएशन यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुआ और काफ़ी अच्छे तरह से वो उर्दू ज़बान लिखना पढ़ना जानते हैं। तो बचपन से हमारे घर में उर्दू अदब और उर्दू ज़बान के बारे में बातचीत होती रहती थी। और मेरे पिताजी ने वैसे हिंदी में हमें किया है, लेकिन उर्दू ज़बान वो लिखना और पढ़ना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर हमने सोचा कि पिताजी की काफ़ी मुझे इसमें हेल्प हुई ये लिखने में और उर्दू का ट्रांसलेशन करने में। अच्छा, एक तो बात रही है, एक तो पिताजी की वजह से आपको उर्दू का शौक़ हुआ है और उर्दू की तरफ आप राग़िब हुए हैं, लेकिन उर्दू का जो शौक़ है उसको परवान चढ़ाने में हो सकता है कि आपकी बीवी यानी अहलिया यानी वाइफ मंजूषा का बहुत अहम रोल रहा होगा। आप क्या कहते हैं? जी, काफ़ी दुरुस्त कहा आपने कि वो तो हमारी शरीक हयात है और मेरे हयात में वो शरीक नहीं है, ना होती तो ये कुछ क्रिएशन नहीं होता। तो मैंने शरीक हयात पे और औरत पे, महिलाओं पे काफ़ी कुछ इसमें नज़में लिखी है। और औरत को इज़्ज़त बयां करने के लिए क्या करना चाहिए इंसान ने, आदमी ने क्या करना चाहिए, अहल ने क्या करना चाहिए, उसके बारे में काफ़ी मैंने लिखा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शायर या शायर का जन्म जो होता है वो तो बिगड़ी हुई मोहब्बत से ज़्यादा होता है, बल्कि सक्सेसफुल प्यार से। तो वैसा मेरे केस में तो हुआ नहीं। मैं उर्दू की तरफ गया, मैंने जैसे बताया कि आपको उसका क्या रीज़न था। और
प्यार मोहब्बत की नज़में मैंने पहले पार्ट में मैंने लिखी है। जी जी और उसमें मेरी शरीक हयात या नीम बेहतर बोलिए आप जी, इसको, हाँ बिल्कुल हर एक ज़बान में उसको बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता है बिल्कुल बिल्कुल। कि नीम बेहतर बोलते हैं या बेटर हाफ अंग्रेज़ी जी में हाँ बोलते बिल्कुल हैं। कहते हैं जी। और हमारे मराठी में और संस्कृत में भी अर्धांगिनी बोलते हैं जी जी जी। कि जो अंग का हिस्सा आधा आधा हिस्सा हिस्सा है। आधा हिस्सा। और उससे भी ज़्यादा मुझे ये शब्द बीवी के बारे में जो लगता है वो बेटर हाफ, आपको मतलब आज ऐसा लग आधा। रहा है कि बीवी के जी। बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, अब थोड़ी देर के बाद पूरा हिस्सा कह देंगे आप। नहीं, जी जी जी। एक्चुअली हमारी शरीकी हयात ने काफ़ी मुझे इसमें मदद की इसका एडिटिंग करने में। जी जी और क्योंकि मैं काम में बिज़ी रहता था, तो जैसे ही मेरे मन में कुछ ख्याल आते थे तो मैं स्क्रिबल करता था पेपर जी पे, तो उसको टाइपिंग करना, उसको एडिट करना, ये सारा काम उसने किया है। और मतलब ये तो उसका हक बनता है कि मेरे हर एक काम में वो मुझे मदद करे जी और जी। मैं उसके काम में मदद करूं। बहुत अच्छी बात तो बताई आपने। एक और सवाल की तरफ जी हम चलते हैं, ये भी आपके शरीक हयात के ताल्लुक से है। जी जी। तो ये बताइए कि आपके शरीक हयात जो मंजूषा हैं, क्या वो शरीक और हयात का मतलब समझती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल समझती है। जी जी और जी। अभी अच्छा। मेरे साथ में रह के तो काफ़ी कुछ मुझसे ज़्यादा समझने लगी है वो। जी जी जी, अब वो शरीक उर्दू हो गई हैं। जी 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 जी। हाँ बहरहाल, जहाँ तक औरतों के और ख़वातीन और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो बीवियों के बारे में है, ख़ास तौर पे एहतराम किया जाना चाहिए। और हर मज़हब ने जी एहतराम सिखाया है। और ख़ुद मैं बताता हूँ कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जी कहा है कि जो शख्स के अखलाक अपनी बीवी से बेहतर हों, वो सबसे अच्छा इंसान है। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है बहुत कि आप अपनी बीवी बहुत को दुरुस्त, चाहते बहुत हैं दुरुस्त बात और की उस तरह चाहते हैं जिस तरह आप गज़लों को चाहते हैं, अपने जी नज़्मों को चाहते हैं, अपने अदब को जी चाहते हैं। ये जी बहुत अच्छी बात है। एक तो जी रही बात, जब औरत की बात निकलती है तो जब तक आपने जब बीवी का जिक्र आया तो बहुत ज़्यादा बोलने लगे आप। जी लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी एक नज़म भी है, माँ का आंचल जो है, जी जहाँ आंचल है, तो जी माँ के बारे में भी आपने बहुत लिखा होगा। एक तो नज़म भी आपकी है, जी जी तो जी क्या सुना सकते हैं आप? जी बिल्कुल। मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसके बारे में देना चाहता हूँ कि जी जी माँ मेरे मेरे ख्याल से मेरे माँ के वजह से मैंने लिखना चालू किया। जी जी वो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 2 साल पहले मेरे माताजी का वो नहीं रही दुनिया में। जी जी और उस समय मैं घर में जब हम सब लोग फैमिली इकट्ठा हुई थी और 10-15 दिन मैं घर में था, तो जो मैंने पढ़ा, और उस समय दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते 10-15 दिन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वक्त कुछ काम में लाया जाए। जी और उसमें मैंने फिर मेरा जो तजुर्बा था, जो मैंने मेरे ट्रैवलिंग में, मैं मेरे मुसाफरी में जो मैंने सीखा था अलग अलग लोगों से, अलग अलग मुल्क से, वो मैंने कागज़ पे उतारना चालू किया। और फिर धीरे धीरे उसको एक अलग सा रूप आया, जी जो जी अभी किताब के तौर पे आपके सामने मैंने पेश किया है। जी, पर फर्स्ट लेकिन एडिशन पे। जी जी लेकिन मेरे किताब के लिए जो कैटलिस्ट बोलते हैं या जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है, वो मेरी माँ ही है। और मैंने ये माँ को डेडिकेट की है किताब बहुत खूब देखा है मेरी। नाज़रीन आपने कि माँ क्या होती है। जी माँ माँ होती है। अगर कोई माँ लफ्ज़ भी निकाले तो मैं समझता हूँ कि उसके पूरे जिस्म में सुकून महसूस करने लगता है इंसान। माँ ये लफ्ज़ है, लफ्ज़ की में इतनी ताकत हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ में किस तरह की ताकत होगी, किस तरह की ममता होगी, किस तरह का प्यार होगा, और किस तरह वो अपने आंचल में औलाद को समेट लेती है माँ। तो माँ के बारे में आप सुना सकते जी हैं। जी बिल्कुल। मैं एक नज़्म माँ के बारे में आपको पेश करना चाहता हूँ। नज़्म का टाइटल है महफूज आंचल। जी माँ के प्यार भरे आंचल में महफूज मेरी थी ज़िंदगी। बहुत खूब बहुत खूब। जी जी माँ के प्यार भरे आंचल में महफूज मेरी थी ज़िंदगी। अब साथ सिपे सालारों के जी नामहफूज लगती है ज़िंदगी। बहुत खूब बहुत खूब। जी अब इतने सारे लोग आसपास है, दोस्त है, जी बॉडीगार्ड्स हो हाँ जी सकते हाँ। हैं कुछ कुछ लोगों को, लेकिन बिना माँ के, बिना साथ सिपे, बिना अब साथ सिपे सलारों के नाम महफूज लगती है ज़िंदगी। माँ का घना साया निकल गया यकायक ज़िंदगी से। बहुत खूब। हाँ माँ का घना साया निकल गया यकायक ज़िंदगी से। इबादत तेरी परवर जी अनजानी लगनी लगी है कसम से। बहुत खूब। हाँ बहुत खूब बहुत खूब। तपती धूप ज़िंदगी की जी
तपती धूप जिंदगी की जलाने लगी है रफ्ता रफ्ता। जी जी, वहाँ जाने के बाद में धूप का एहसास हो रहा है बहुत खूब। और बहुत ही ज़्यादा से हो रहा जी है। जी तपती धूप जिंदगी की जलाने लगी है रफ्ता रफ्ता, ना औलाद से जी, ना औलाद से नामा होना चुभ रहा है रफ्ता रफ्ता। आहा, तो ये नामा लफ्ज़ मैंने थोड़ा अपने तरफ से कॉइन जी किया है, हाँ, जी हो हाँ। सकता है कोई डिक्शनरी में ना हो, लेकिन लेकिन हो मैंने सकता एक है। ज़रूरत की कि मैं बहरहाल ये अपनी कुछ। माँ की आप जो जी जज्बात की अक्कासी करना चाह रहे थे, जी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। जी। जी। एहसान फरामोश समझ या खुदगर समझ लो तुम मुझे, मैं हम्म, ऊपर वाले से बोल जी रहा हाँ जी हूँ हाँ। कि एहसान फरामोश समझ या खुदगर समझ तो मुझे, कसम खुदा की खुदा से अव्वल याद आती है माँ मुझे। हम्म, थोड़ा शिक्र है इसमें, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। सोचता था माँ की खुशी के खातिर जी 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 जब वो थी इस दुनिया में, सोचता था कि माँ के खातिर मैं ये करूँ या वो करूँ। जी जी, जब ना रही वो सामने मेरे, तस्वीरें देखकर आहें भरूँ। बहुत खूब। तो ये मेरी मेरी पहली नज़्म है जो मैंने माँ को डेडिकेट की है, बहुत प्यारी और नज़म है उससे आपकी। मेरा ये जी सिलसिला जी, चालू बहुत हुआ प्यारी सर। नज़म है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जैसा गिरीश साहब ने कहा है कि जिस अंदाज में उन्होंने माँ के बारे में कहा है, तो मैं से कहता हूँ कि वो रब ताला ही है, खुदा यानी खुदा है, परवरदिगार है, वो भगवान ही है, वो गॉड ही है, जिसने बंदे को माँ जैसी बेहतरीन तोहफ़ा, बेहतरीन हस्ती अता की है, और उसने ही सिखाया है बंदे को कि माँ कह। तो जी बंदा जब माँ कहता है तो वो खुदा की देन होती है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आपने जो कहा है, अपने जी जज्बात दिखाए हैं, और गिरीश साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि माँ दरख्त है, माँ इबादत है, माँ मोहब्बत है, माँ हर दर्द की दवा है। ये गिरीश साहब ने अपने सुनने वालों को, अपने पढ़ने वालों को एक मैसेज दिया है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्यारा मैसेज है। ये तो रही माँ की बात। और आपको गिरीश साहब के बारे में ये भी बता दूँ कि उन्होंने अपना पहला जो कलाम शाये करवाया था, तस्वीर सुखन, उसके 2 एडिशन निकले, और पहला जो एडिशन है उसकी जो आमदनी हुई है वो उन्होंने किसी अपने NGO। अपने मकसद के लिए नहीं, बल्कि और अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने माँ बाप, अपने बाप के लिए नहीं, या अपने बीवी के लिए नहीं, बल्कि एक गैर सरकारी तंजीम यानी एनजीओ को, एनजीओ उड़ान जिसका नाम है, और जिसके तहत 500 बच्चे जो ज़ियाबतीस के टाइप 2 से मुतासिर हैं, वो रहते हैं, और उसकी कफ़ालत करती है वो तंजीम, उसे भेंट कर दिया है, उसे बतौर तोहफ़ा पेश कर दिया, और तकरीबन 7 लाख रुपए उनकी किताबों की जो फ़रोख्त हुई है उससे मुल्क व बैरून मुल्क से हासिल हुए। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो चैरिटी का भी काम हो गया है, और दूसरा आपने कलाम के ज़रिए समाज के जो मौज़ूआत हैं उसे भी बहुत ही प्यारे अंदाज में पेश किया। वो उन्होंने, गिरीश ने न सिर्फ वो माँ पर लिखा है बल्कि बीवी पर भी लिखा है, और मैं समझता हूँ कि जो ज़िंदगी का जो भी यानी माशरती मसाइल हो या जो भी मौज़ूआत हो, उसे उन्होंने छुआ है, अपने ब्रश के ज़रिए भी छुआ है, और अपने कलम के ज़रिए भी छुआ है। और अपने किताब में उन्होंने ना सिर्फ अपनी तस्वीर इस्तेमाल किए हैं जो अपने तैयार करदा, बल्कि तकरीबन 40 से ज़ायद जो आर्टिस्ट हैं आलमी सतह के, उनके तस्वीर को भी उन्होंने कलाम के साथ पेश किया है। तो कौन से मज़ामी वो हैं, टॉपिक्स हैं आपके? मेरे इस तस्वीर सुखन में पार्ट 1 में जो है थोड़े रोमांटिक टाइप के जी जी नज़्में हैं, और जिसमें मैंने आशिक के बारे में, माशूक के बारे में लिखा है। जी जी फिर उससे ज़्यादा, क्योंकि आशिक और माशूक के बारे में तो काफ़ी लोग लिखते हैं, जी और लेकिन अपनी माँ और बीवी के लिए ज़्यादा मैंने नज़में इसमें लिखी है। जी जी और वो शायद देख रही होगी ये प्रोग्राम, तो खुश होती होगी बड़ी कि लेकिन मैं दिली तौर से कह रहा हूँ कि माशूक से ज़्यादा, मेरे एक नज़्म में भी लिखा है कि माशूक और आशिक पे तो सब शायर लिखते हैं, और पता नहीं शायरों की शादियाँ हुई है कि नहीं, वो बीवी के पे, शरीक हयात पे बहुत कम लिखा जाता है, और मैंने इसमें ज़्यादा तवज्जो दी है, शरीक हयात पे नज़में लिखी है। मोहब्बत से या डर से? जी मोहब्बत से लिखी हैं या डर से लिखी हैं? जी 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 ये तो बड़ा आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। जी लेकिन जी, मोहब्बत, ये जो जज्बा है, ये सब लिखने के लिए आपको मजबूर करता है। बहुत अच्छी और बात है। माँ की मोहब्बत, औलादों की मोहब्बत, और बीवी की मोहब्बत। जी जी और बीवी की मोहब्बत, मैं तो समझता हूँ कि आप चाहे कितनी भी मोहब्बतें करें, लेकिन आखिर में जो उसका जो मंजिल मकसूद है वो तो
बीवी का साथ है, जी हाँ। और उसके बगैर आदमी की जीवन जो है, ज़िंदगी जी सफल नहीं होती है। सही बात कहे है। वैसे भी कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जी लेकिन ऐसा लग रहा है आज एक मोहब्बत के पीछे एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है। जी 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 जी। जी बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि गिरीश ने गैर मामूली तौर पर अपना कलाम पेश किया है, और उनकी एक अंग्रेज़ी भी किताब आई है, हिडन जेवल्स उसका नाम है, और वो भी लोगों ने काफ़ी पिज़राई की है उस किताब की, और उसमें भी उन्होंने ऐसे काम किया है, ऐसी तख्लीक यानी तख्लीकी अंदाज में अपना कलाम पेश किया है जिससे लोग मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। बहरहाल एक और बात आपको बता दें कि गिरीश जो है, एक कंपनी है बीएमसी, यानी बीएमसी इलेक्ट्रोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और यहाँ पर भी उन्होंने तख्लीकी अंदाज इख्तियार किया है। जैसे आप एक हैरान होंगे कि इसमें तख्लीक की कौन सी बात है। तो बीएमसी जो है ये 3 दोस्तों की एक कंपनी है, और 2 है बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक दोस्त है महाराष्ट्र यानी औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखता है, वो खुद गिरीश है। यानी आप खुद बता सकते हैं ये क्या है? ये बैनर्जी, मित्रा, मगरे और चट्टोपाध्याय, ऐसा ये कॉम्बिनेशन है। अभी चट्टोपाध्याय जी तो इसमें रहे नहीं, लेकिन हमने इसमें भी थोड़ा क्रिएटिव ऐसा किया है कि 2 अलग अलग भाषा बोलने वाले, हम लोग इंजीनियर ही है, लेकिन इंजीनियर की भाषा तो एक ही होती है, लेकिन रहने वाले वो कलकत्ता से है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, औरंगाबाद से। जी तो जी हमने मिलकर ये नई कंपनी और नया प्रोडक्ट हमने ये चालू किया है। और इसमें थोड़ा हटके हम लोग काम करते हैं, ऐसा कि रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा तवज्जो है हमारी, नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे करीबन 45 से ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड है, और मेरे ख्याल से हमारी ऐसी कंपनी है इंडिया में, काफ़ी गिने चुने कंपनी में से, कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया के बाहर बेचती है, और दूसरे मुल्कों में भी हमने टेक्नोलॉजी ऑफ़र की है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। और हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पर ज़्यादा काम करते हैं। जी जी जो सोलार और विंड जो है, आजकल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की जो मशीनें बनती है, उसमें लगने वाले जो ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर हम लोग बनाते हैं। जी जी तो इस तरह से हम लोग एक तरह से नेचर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी। देखा आपने कि जिस तरह एक शायर का जो दिल होता है बहुत ही हसास होता है, वो ना सिर्फ अपने घर वालों का, ना अपने सामाइन का, अपने नाजरीन का ख्याल रखता है, बल्कि माहौल दोस्त यानी इकोलॉजिकल फ्रेंडली जो कहते हैं, माहौलियाती दोस्त भी होता है शायर कभी ये नहीं चाहेगा कि माहौल ख़राब हो, फ़िज़ा ख़राब हो, या फिर आलूदा हो जाए फ़िज़ा, यानी पोल्यूशन जो कंट्रोल करता है शायर अपने कलाम से भी कर सकता है। और गिरीश के बारे में मैं बताता चलूँ आपको कि उन्होंने पानी के तहफ़्फ़ुज़ पे यानी प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर, इस पर भी बहुत कुछ लिखा है, और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस पे उन्होंने लिखा है, किसानों की खुदकशी के बारे में भी उन्होंने अफसोस के साथ लिखा है। और आपको ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान में पिछले 5 वर्षों के दौरान 12,000 किसानों ने खुदकशी कर ली है, और सिर्फ मैं समझता हूं कि पानी ना होने की वजह से वो अपनी फसल नहीं कर सके, फसल ना होने की वजह से वो साहूकारों के कर्जदार बन गए, और इस कर्जे की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। तो फिर गिरीश ने इस पर भी बहुत कुछ लिखा है। तो पानी का जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ है की बात है, मैं समझता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को, हर शहरी को, चाहे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि सारी दुनिया में पानी को बहुत ही एहतियात से खर्च करना चाहिए। जी 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 और पानी के कंजर्वेशन के बारे में हम लोग हमारी फैक्ट्री में और घर में भी रेन वाटर कंजर्वेशन का तो काम करती है। उसके लिए मेरी कंपनी जो है CSR के अंडर देहातों में जाके सबको पानी के यूज़ के बारे में, उसका पानी से जो सेव करना चाहिए उसके बारे में समझाती है। और एक मैं आपको रियाज साहब बता दूं कि जी हमने CSR के अंडर जो एक सोशल जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी हाँ कि हर एक कंपनी ने जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उनको कुछ वापस देना जी चाहिए। हाँ और उसके तहत हमने एक नया NGO अभी चालू किया है जिसका नाम है सनापी, जी जी सैनैपी, जी। सैनिटरी नैपकिन। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें सैनिटरी नैपकिन का महिलाओं के लिए जो इम्पोर्टेंस है उनकी हेल्थ के लिए, जी जी वो हम जगह जगह जाके स्लम एरिया में या जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स है जहाँ लड़कियों को इस तरह की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पे हम लोग ये सैनिटरी नैपकिन्स का देते हैं उनको। और सैनिटरी नैपकिन उसके बाद उसको
डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, उसके बारे में भी कुछ मशीनें हमने बनाई है, वो उनको देते हैं और उनके बारे में उनको उसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह गिरीश जो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक सनतकारों के लिए और सनती इदारों के लिए एक स्कीम है और ख़ास तौर पर ये माशरे की मदद के लिए होती है, वो उसका भी चैरिटी के भी काम करते हैं उसके तहत, और अदब की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, हिंदी की भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उर्दू को साथ लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गिरीश साहब, एक मुख्तसर सा पैगाम आप क्या देंगे हमारे सियासत टीवी के नाज़रीन को? मैं तो वैसे बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन आम आदमी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सोच खास रखता हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान ने दूसरे इंसान के प्रति बहुत मोहब्बत रखनी चाहिए। और ये जो मुल्क के बंटवारे हुए हैं, ये तो मैप पे लगी एक रेशाएँ है। वैसे चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, सब लोग तो एक जैसी है, सबका खून एक जैसा है। तो मुझे लगता है कि आदमी ने आदमी की इज्जत करनी चाहिए, यानी ग्लोबल ब्रदरहुड। जी मतलब जैसा हिंदी में भी हमारे बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक फैमिली है। और उसके तहत मुझे ऐसा लगता है कि वैसा बहुत मैं छोटा हूँ ऐसे टाइप का आपको कोई सीख उसकी देने के लिए, लेकिन जितना भी मेरे ख्यालात हैं, जहाँ जहाँ मैं जाके आता हूँ, तो मैंने यही सीखा है कि मेरी, जैसा मैंने बोला कि माएँ, मेरे दोस्त की माँ, मेरे करीबन 8-10 मुल्कों में मेरी माएँ हैं, कि मेरे दोस्त की माँ जो फैमिली मेम्बर है वो भी मुझे बेटों के जैसा मानती है। टर्की में है, यूएस में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ने इंसान को इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए, प्यार देना चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान आदमी से इंसान जब बनता है तो वो किताबों की वजह से बनता है, जब वो पढ़ेगा नहीं तो आदमी का इंसान नहीं बनेगा, आदमी रहेगा। तो ये एक मैं कहना चाहता हूँ कि खूब पढ़ो, और खूब पढ़ो ताकि खूब लिखे भी लोग हमारे जैसे पढ़ने वालों के लिए। और किताबें पढ़ने से तो ज़हनी ख़यालात आपके अच्छे खासे इम्प्रूव हो जाते हैं और आदमी की क्वालिटी चेंज हो जाती है उसमें। बहरहाल इनका मैसेज यही है कि इंसानियत मैसेज है और खूब पढ़ो और खूब पढ़ाओ की बात उन्होंने की है। नाज़रीन, इन्हीं ख्यालात के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने ख़त्म करते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी जो हैं, हमारे जो मेहमान हैं गिरीश, उन्हें भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून और वालेकुम सलाम।